आज चर्चा राजनीति पर, चुनावी राजनीति पर। 5 विधानसभा में चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं। गुजरात, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल। गुजरात में 2 सीटों पर उपचुनाव, जिसमें से एक आप और एक बीजेपी जीती। पंजाब में लुधियाना से बीजेपी आप आगे है और नीलाम्बुर कांग्रेस। केरल में जीत हुई है और कालीगंज में टीएमसी। तो ये मिला-जुला कर उपचुनाव है, कई राज्यों में 5 विधानसभा का चुनाव है, लेकिन क्या इस चुनाव से कोई संकेत मिल रहे हैं? वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ऐज़ यूजुअल बंगाल में 73.36% और केरल में सबसे ज़्यादा 75.27%। उसके बाद अ, अब कड़ी गुजरात में 57.91%, पंजाब में लुधियाना में 51.33% और विशाखनगर गुजरात में 56.89%। मतलब केरल सबसे टॉप पे है, एज़ यूजुअल वहाँ वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है, उसके बाद बंगाल में है। बंगाल में ममता बनर्जी है, केरल में लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट है, पंजाब में ज़ाहिर है आपकी सरकार है और गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक सीट पर आम आदमी पार्टी ने शिकस्त दे दी। क्या है इसके मायने? क्या इससे कोई राजनीति के संकेत मिलते हैं या मतलब इसको सिर्फ उपचुनाव के संदर्भ में ही देखा जाए? जेपी सिंह साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और संपादक, एडवोकेट भी हैं और इन राजनीतिक गतिविधियों गहरी इनकी समझ है, नज़र रहती है। उनसे बात करते हैं कि सिर्फ ही महज़ 5 विधानसभा सीट उपचुनाव, बीजेपी सिर्फ अपने होम स्टेट मतलब मोदी साहब के होम स्टेट में 1 जीती, 1 हारी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। देखिए सर, अगर चुनाव को नट सेल में कहें जी, तो कांग्रेस प्लस हुई हाँ, केरल में तो एक और एक एक और आपने अपनी खोती हुई जमीन को वापस हासिल किया। हुँ, बीजेपी को झटका लगा और टीएमसी जहां थी वहां है। जी। अब आपने खोई जमीन कैसे प्राप्त की है? दिल्ली का चुनाव बुरी तरह हारने के बाद ये लगातार जो है लुधियाना में माना जा रहा था कि पता नहीं आपका कैंडिडेट जीतेगा कि नहीं, क्योंकि राज्यसभा के कैंडिडेट को इन्होंने उतारा था और यहाँ तक कि वहां प्रचार हुआ कि राज्यसभा का कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा तो जो राज्यसभा की सीट खाली होगी उसमें से आपके केजरीवाल साहब को फिर से जो है राज्यसभा में फिर भेजा जाए, मैंने उनका राजनीतिक पुनर्स्थापना होगी। इसके बावजूद लुधियाना की सीट आप जीत गई। सेकेंड पोजीशन पर कांग्रेस रही और बीजेपी बैडली तीसरे स्थान पर रही। हुँ, दूसरा, आपने गुजरात की बसवादर सीट जीती। ये वो सीट है जहां से बीजेपी आपका एमएलए पिछली बार जीता था, दयानी, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गया था। शामिल होने के कारण ये उपचुनाव हुआ, लेकिन यहाँ फिर वहां की जनता ने आपको जिताया। सेकेंड पोजीशन पर वहां बीजेपी रही और थर्ड पर कांग्रेस रही। अब गुजरात में 2 सीटें हैं, एक कीड़ी सीट है जहां पर जो है वो क्या कहते हैं बीजेपी जीत गई, वहां सेकेंड पोजीशन पर कांग्रेस रही, आप थर्ड पोजीशन पर रही। तो कहने का मतलब है कि जो ये माना जा रहा था कि आपको खारिज किया जा रहा था कि आप अब खत्म हो गई, तो इस उपचुनाव ने ये प्रदर्शित किया कि आप खत्म नहीं हुई। मैं लेकिन एक कन्फ्यूजन पंजाब उसको ये में आपने चेतावनी। जी, जी बोलिए। पंजाब पंजाब में आपने राज्यसभा सांसद को बनाया था उम्मीदवार जी, जी, विधानसभा में, अरोड़ा को। जी, जी। तो वो जीत गए, तो वो जीत राज्यसभा की गए। सीट तो खाली हाँ, होगी ना? अब खाली अरविंद होगी। वो केजरीवाल अगर एमएलए बनेंगे तो राज्यसभा की सीट खाली होगी, तो अरविंद केजरीवाल जाए या कोई जाए। जी, जी, ठीक, ठीक। तो हुँ, तो अब बीजेपी को झटका ये लगा कि जो उन्होंने आपके कैंडिडेट को हजम कर लिया था और फिर जो वहां उपचुनाव हुआ वहां बीजेपी जो है वो अपने कैंडिडेट को नहीं जिता पाई, बस वादर में। तो ये हुँ, झटका लगा कि 2 में 1 ही हो गया। जैसे भाई जो पिछला विधानसभा वाला भी था वो 2 में 1 ही था, एक में तो हुँ, आप जीती थी।
तो कहने का मतलब है कि वहां से ये राजनीतिक निहितार्थ निकल रहा है कि गुजरात में अकेले आप बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकती। उसी तरह जैसे बीजेपी को कांग्रेस अकेले फिलहाल टक्कर गुजरात में नहीं दे सकती, इसलिए गुजरात का अगला विधानसभा चुनाव आप और कांग्रेस को सब मतभेद भुला के आपसी समझौते के तहत लड़ना चाहिए, तो बेटर फाइट ये बीजेपी को दे सकेंगे। आपका जो जालंधर सीट, ये जो लुधियाना सीट जीती है, आप 2 सीटें जीत गई और जो संजीवनी मिली है, क्योंकि इसके बड़े बड़े नेता दिल्ली में हार गए थे, वो इनको ये चेतावनी है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को फिर से पुनर्भाषित कीजिए कि आप आखिर दिल्ली में क्यों हारे और आप इतने बड़े बड़े नेता क्यों खेत रहे। क्योंकि जब आप दिल्ली जीत गए थे तो आपको ये गलतफहमी हो गई थी कि पूरा देश आप जीत जाएंगे, आप लगे अकेले अकेले फुटानी झाड़ने और कहीं बीजेपी को जिताने के लिए लगे जो है वो क्या कहते हैं वोट कटवा पार्टी के रूप में जगह जगह सारा चुनाव लड़ने। तो ये आप फिर से तय कीजिए कि आपको कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे है आपको इंडिया में रहना है, नहीं रहना है। अकेले आप सरवाइव नहीं करेंगे, ये गारंटीड है। और लुधियाना में भी जितनी सीट कांग्रेस को वोट मिला है वो कोई मतलब डिसहार्टेन करने वाला वोट नहीं है। अभी तो प्रारंभिक रूप से ही हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तो सब डिटेल्स आने बाकी है। जी। दूसरा झटका केरल में लेफ्ट फ्रंट को लगा है कि लेफ्ट फ्रंट की सीट जो थी वो उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत ली है और 10,000 से ज्यादा के मार्जिन से जीती है, जो बहुत कंफर्टेबल मार्जिन है। वैसे भी वहां यूडीएफ और एलडीएफ को लेके राजनीति चलती है, कभी यूडीएफ जीतती है, कभी एलडीएफ जीतती है। ये पिछली बार का जो है जो चुनाव था विधानसभा का वो अपवाद था, क्योंकि वहां लगातार विजयन की लेफ्ट फ्रंट सरकार ने रिपीट किया था। जबकि चाहे जितनी अच्छी सरकार चले, एक बार एलडीएफ की बनती है, एक बार यूडीएफ की बनती है। लेकिन लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी एलडीएफ सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपके क्या कहते हैं, क्योंकि जो उनकी अपनी परंपरागत सीट थी जिसका नाम अभी आपने लिया, वहां से जब वो हार गए हैं और 10,000 के कंफर्टेबल मेजॉरिटी से हारे हैं जी, तो इसका मतलब है कि वहां जो है एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी चल रही है। और एंटी इनकम्बेंसी हालांकि उस समय भी थी जब जब प्रियंका गांधी ने वायनाड की खाली की हुई सीट पर दोबारा कांग्रेस से चुनाव लड़ा और कंफर्टेबली जीता, तो भी लेफ्ट फ्रंट ने अपना कैंडिडेट वहां पर दिया था, लेकिन प्रियंका गांधी जीत गई थी। इसलिए केरल में विजयन सरकार के लिए अगले विधानसभा चुनाव में खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है, जिसका उन्हें संज्ञान लेके करेक्टिव मेजर्स उठाने चाहिए। हालांकि केरल उसी तरह इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है, चाहे एलडीएफ जीते चाहे यूडीएफ जीते। जिस तरह पंजाब फिलहाल जो है वो आप और कांग्रेस जो है वो दोनों ही इंडिया गठबंधन है, लेकिन अब वो फ्रेंडली फाइट समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में है कि इन लोगों आपस में कोई गठबंधन नहीं है, तो वो जीते हैं वो जीते हैं, वहां भी माने बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। उसी तरह केरल में भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। और गुजरात का जो चुनाव हारे और बंगाल का भी हारे, तो वहां से भी अच्छी खबर नहीं है। इसलिए अभी तो अगर 5 सीट में 1 सीट केवल बीजेपी को मिली है तो केवल 20% सफलता मिली है। 80% सफलता जो है प्रकारांतर से इंडिया गठबंधन के ही अलग अलग दलों के पक्ष में है। हालांकि वो इंडिया गठबंधन का इंटरनल आपका मिला जुला फाइट था, उसमें वो नहीं था कि इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे से ये निहितार्थ सामने निकल रहा है कि इंडिया गठबंधन को कोई ना कोई मैकेनिज्म अपनाना पड़ेगा, जिससे जो है केंद्र के स्तर पर जब वो लड़ रहे हैं तो राज्य के स्तर पर भी वो इंडिया गठबंधन के नाम से लड़ें। और सभी बड़े दलों के नेताओं को अगर बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो ये दिखाना पड़ेगा कि वो किसी भी हद तक जा करके आपस में समझौता करके जो है क्या कहते हैं बीजेपी को हराना चाहते हैं। अब काली घाट का जो चुनाव है आपका, वहां तीनों कैंडिडेट थे। बंगाल में टीएमसी जीत गई, बीजेपी सेकंड पोल की, और लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस ने वहां लेफ्ट के उम्मीदवार को समर्थन दिया था, वो तीसरे स्थान पर है, लेकिन काफी वोट परसेंटेज उनका कम है। अब यहाँ बीजेपी के लिए भी एक संदेश है। बीजेपी के लिए एक संदेश है कि देखिए, बीजेपी से कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट तो समझौता करेगी नहीं,
लेकिन बीजेपी त्रिकोणीय संघर्ष से बचने के लिए भले टीएमसी ही जीत जाए, टीएमसी तो अभी भी जीती है, अगर वो चाहती है कि टीएमसी बंगाल में हारे तो उसको अपनी सीटों की पहचान करनी पड़ेगी कि कहां वो बहुत मजबूती से लड़के टीएमसी को हरा सकती है। वो जो सब सीटों पर लड़ने का उसकी जो जिद है वो टीएमसी को हारने नहीं देगी। उसको मेरी सुझाव है, मैं यहाँ ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाले स्थिति से मैं बता रहा हूं। मैं जो देख पा रहा हूं वो ये देख पा रहा हूं टीएमसी को अपनी मजबूत सीटों के अलावा बाकी सीटों पर अपने न किसी को समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने कैंडिडेट भी नहीं उतारने चाहिए। अगर वो ऐसा करें तो हो सकता है कि टीएमसी के मतलब उसमें जो है आपके समर्थन में डेंट लगे और वो खड़े खड़े रहेंगे, वो तो उनके सामने खड़े रहेंगे तो भेड़िया आया माने सांप्रदायिकता बनाम नान सांप्रदायिकता का जो है वो क्या कहते हैं चुनाव हो जाएगा और उसमें वो टीएमसी को कभी हरा नहीं पाएंगे। उसी तरह जैसे गुजरात में अब क्लियर हो गया कि कांग्रेस और आप अगर मिलकर लड़ेंगे तभी ये बीजेपी को फिलहाल हरा पाएंगे, नहीं तो फिर तो अगला चुनाव भी बीजेपी के ही जीतने की संभावना। तो ये पूरा जो है समझ लीजिए कि सिनेरियो है, तो इसका निहितार्थ बहुत दूर दूर तक है, लेकिन कौन उस निहितार्थ को पकड़ेगा कौन नहीं पकड़ेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन हमने इसीलिए कहा कि देखिए हमने बीजेपी के लिए भी कहा कि बीजेपी अगर बंगाल में सारी सीटों पर लड़ने की जिद अपनी नहीं छोड़ेगी तो टीएमसी को कभी नहीं हरा पाएगी। टीएमसी जो है जीत करके ही वापस ही आ जाएगी। लेकिन अगर वो केवल मजबूत सीटों पर लड़े, बाकी सीटों पर अपने कैंडिडेट न खड़ा करे, तो हो सकता है कि टीएमसी के जो है क्या कहते हैं समर्थन में डेंट लगे, और नहीं तो भेड़िया आया हमेशा खड़ा रहेगा। नहीं, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में तो काफी सीट जीती थी बीजेपी वहां, तकरीबन 18, जहां तक मुझे याद आ रहा है। आपकी बात नहीं 19 वाले में। नहीं, 19 वाले देखिए सर, आप कभी भी बीजेपी को लोकसभा में चुनाव जो जीतते हुए देखते हैं उसमें चुनाव आयोग की भूमिका को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो सामने दिखाई पड़ रहा है अगर आप उस पर बात करेंगे तो हमेशा गलत जी। निष्कर्ष पर पहुंचे। जब चुनाव आयोग वोट बढ़वा सकता है लाखों वोट, जब चुनाव आयोग जो है आपके ईवीएम की ऐसी तैसी कर सकता है, जब चुनाव आयोग बक्सा बदलवा सकता है, तमाम बातें हैं हवा में, और किसी में भी आम लोगों की नजर में चुनाव आयोग को क्लीन चिट नहीं मिली है, क्योंकि इस बात का जवाब नहीं है कि सड़क पर जब आप रोड शो को करने उतरते हैं तो भीड़ नगण्य है, आप चुनाव रैली करते हैं तो जो स्वतः स्फूर्त भीड़ है वो गायब है, पंडाल खाली है। फिर बक्से में से आपका वोट कैसे निकल रहा है भाई? मैं तो इतने दिन से, जब से मैंने होश संभाला और वोट देने लायक हुआ, तब से मैं देखता रहा हूं कि इधर के 2-3 चुनाव छोड़ करके जब से ये बीजेपी सत्ता में आई है, तब से चुनाव में जो पोलिंग बूथ पे वोट दिखता था, हम लोगों को पता चल जाता था कि कौन कैंडिडेट जीत रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है। खाली पोलिंग बूथ का जो है खाली मतलब भ्रमण करने से पता चल जाता था। लेकिन आज की डेट में आप ऐसा नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि वोट उधर ज्यादा पड़ रहा है, सारे संकेतक उधर हैं और जीत इधर वाला कैंडिडेट रहा है। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में 19 में क्या हुआ, 14 में क्या हुआ, 24 में क्या हुआ, 24 में थोड़ा विपक्ष ने ज्यादा सतर्कता बरती तो देखिए वो 240 पे घुस गए। उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव देखिए, अभी तक और हरियाणा चुनाव का अभी तक जो है वो मामला गरमाया हुआ, और राहुल गांधी ने कैटेगरिकल जो एक के बाद एक क्वेश्चन दागे हैं उसका अभी तक जो है वैधानिक जवाब जो है वो क्या कहते हैं वैलिड जवाब, विश्वास पूर्वक जवाब भी चुनाव आयोग नहीं दे सका। और जो उन्होंने सवाल उठाए उसमें क्या गलत उठाए? लोकशाही में आपकी हमारी दोनों की भागीदारी है, ना आपके पक्ष में होना चाहिए ना हमारे पक्ष में होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। आखिर सेशन को लोग क्यों याद करते हैं? तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोकसभा चुनाव में क्या सीट मिली थी क्या नहीं मिली थी, हम लोग इसको बहुत से मुद्दे में अगर न रखें तो इसलिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो डाउटफुल है। कोई भी चीज जो बेईमानी से जीती गई है वो डाउटफुल है। आपको पाकिस्तान याद होगा सर, जब
शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश जीत गए और पाकिस्तान जीत गया जो है क्या कहते हैं भुट्टो। तो संख्या बल के अनुसार शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन भुट्टो ने नहीं बनने दिया। नतीजतन आज बांग्लादेश जो है लहरा के खड़ा हुआ है, चाहे भारत के साथ रहे या न रहे। पाकिस्तान के पक्ष उसमें तो नहीं है ना, उसका मतलब क्या कहते हैं हिस्सा तो नहीं है ना। तो कहने का मतलब है कि भुट्टो को जो है उसी रैगिंग और उसी तमाम उसके बाद जो है जेल में गए और जेल में ही जो है उनको फांसी की सजा भी हो गई, रैगिंग के ही मतलब मामले में। तो कहने का मतलब है कि आप जो बेईमानी से चुनाव जीते हैं वो लोकप्रिय वोट नहीं है। न लोकप्रिय वोट है तो फिर लोकप्रियता के आधार पर जब आप बहस करेंगे तो आप मशीन को और चुनाव आयोग को माइनस कैसे करेंगे, ये बताइए आप। तो जब चुनाव आयोग उसको आप माइनस नहीं करेंगे तो आखिर एक लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है 240, और एक महाराष्ट्र विधानसभा और हरियाणा विधानसभा से चुनाव का रिजल्ट आया है। उतना हल्ला तो आपके मध्य प्रदेश में भी रिजल्ट बहुत ज्यादा बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन वो मध्य प्रदेश तो फोकल इशू में नहीं है राजनीतिक विमर्श से। लेकिन बंगाल और वो महाराष्ट्र और हरियाणा तो है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप तिकड़म से चुनाव जीतेंगे तो उसको आप लोकप्रिय चुनाव से उसकी आप तुलना करेंगे तो फिर कैसे होगा। आखिर आप गुजरात में चुनाव जीतते हैं तो कैसे हार गए आप, ये आप बसवादर सीट आपको बता, जब आपने आपको भी अपने में शामिल कर लिया था। ठीक है एक सीट जीते, ये बसवादर कैसे हार गए, ये बताइए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। फिर आप जो है वो लुधियाना की सीट में जो है आपका कैंडिडेट पुअरली थर्ड पर कैसे पहुंच गया। केरल के चुनाव में आप बहुत आगे आ रहे हैं, शशि थरूर को भी आपने काफी लालीपाप दे रखा है, फिर केरल में आप इस तीसरे स्थान पर कैसे चले गए। और तीसरे स्थान पर नहीं गए, वोट में भी आप जो है जमानत जब्त होने की स्थिति में है। लुधियाना वहां दोनों जगह संभवतः जमानत जब्त होने की स्थिति में बीजेपी है। तो ये स्थिति है। तो जी विधानसभा चुनाव तो जनरली लोकल इश्यूज पे लड़ा जाता है, और ये जो जी, रिजल्ट है इसके राष्ट्रीय राजनीति के क्या मायने हैं, नेताओं को इससे क्या समझना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ, इस राजनीतिक से ये समझना चाहिए कि आपको समझना चाहिए कि वो अभी खत्म नहीं है, लेकिन उनकी गलत स्ट्रेटजी, गलत पॉलिसीज, गलत उछल कूद, गलत जो है वो लोगों में परसेप्शन के कारण वो दिल्ली का चुनाव हार गए, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। वो लुधियाना, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, गाजीपुर, जौनपुर, तिरुवनंतपुर नहीं है। आप वहां रह के उछल कूद जिस तरह आप मचा रहे थे, कभी उधर उधर उछल के जा रहे हैं, कभी उधर उछल के जा रहे हैं, कभी रिलेवेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं, तो उसका दंड आपको दिल्ली में जनता ने दिया, आपके सारे बड़े नेताओं को हरा दिया। लेकिन अगर आपको फिर से लुधियाना और बसवादर में आपको दिया तो आपको साथ में संदेश भी दिया कि सुधर जाओ, अपनी स्ट्रेटजी को फिर से तय करो और ये डिसाइड करो कि तुम बीजेपी के साथ हो, बीजेपी को बढ़ाने में सहायक हो या वास्तव में विपक्ष के साथ। भाजपा को ये नेतार्थ मिला कि तुम भी सरकार में गुड गवर्नेंस के लिए सुधर जाओ, वरना गुजरात भी तुम्हारी जो है जमीन खिसक सकती है। अगर आप और कांग्रेस वहां मिल जाए तो तुम्हें काफी टफ फाइट का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र से ये राजनीतिक संदेश है बीजेपी के लिए कि हर जगह लड़ोगे तो टीएमसी कभी नहीं हारेगी, इसलिए समर्थन भले मत दो, लेकिन हर जगह मत लड़ो जहां तुम जानते हो कि तुम यहाँ चुनाव नहीं जीत सकते, तुम्हारी 40% 30% भी चुनाव जीतने की संभावना नहीं है। बेटर है कि वहां न लड़ो। जी ये वहां संदेश है, एलडीएफ को संदेश है कि सुधर जाओ, गुड गवर्नेंस करो, नहीं तो अब एंटी इनकम्बेंसी में अब की बार जो 2 बार की विजयन की सरकार है वो जो है पानी में जो तिरुवनंतपुरम में समुद्र में डूब जाएगी। ये उनको भी संदेश है जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारा अम्बेडकरनामा पर एनालिसिस जेपी सिंह साहब का, और ये एक संदेश जरूर है कि अगर अकेले अकेले लड़ेंगे तो बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। इसलिए जैसे एनडीए गठबंधन लड़ता है ना, जहां जहां उसको जरूरत होती है लोग पैचअप कर लेते हैं। तो बीजेपी की परोक्ष टीम कौन बनेगा, सेकंड टीम कौन बनेगा कि वाकई विपक्ष के साथ रहेगा और चुनाव एक साथ लड़ेगा, इससे ही बहुत सारा भविष्य तय होगा। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी